नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जनादेश का एक नया अंक लेकर हम हाजिर हैं और मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। चुनावी प्रचार थम गया है, मतदान का दिन कुछ ही दूर है। 1 जून को वोटिंग है और 4 जून को जनता के फैसले का दिन है। जनादेश के जरिए आप तक हर सियासी तस्वीर पेश करने की हमारी कोशिश रहती है और इसी कोशिश के तहत हर रोज आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं जनादेश। आज के जनादेश में आगे बहुत कुछ है खास, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आम चुनावों के लिए हिमाचल में थम गया चुनावी प्रचार। अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर पाएंगे प्रत्याशी। 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिमाचल में किया चुनाव प्रचार। कुल्लू में की जनसभा, वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में की नुक्कड़ सभाएं। 1 जून को मतदान के लिए देवभूमि हिमाचल तैयार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दूरदर्शन से की खास बातचीत। कहा, मतदान की तैयारियां पूरी, बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए आगे आए मतदाता। स्टेट इलेक्शन आइकॉन जसमीत पाल की साइकिल यात्रा जारी। प्रदेश भर में लोगों को कर रहे मतदान के लिए प्रेरित। चंबा पहुंचकर स्थानीय लोगों से की लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील। और मतदान को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षा पुख्ता, पुलिस बल की तैनाती। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर। डीजीपी बोले, सुरक्षा के लिए मतदान के लिए तैयारियां पूरी। तो चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। चुनावी माहौल में बड़े दिग्गजों ने आज देवभूमि के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार किया। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और निर्वाचन विभाग ने सभी प्रकार का राजनीतिक जनसभाएं जो होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले आज दिन भर प्रचार का दौर जारी रहा। राजनीतिक पार्टियों के बड़े दिग्गजों ने आज हिमाचल में प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुल्लू के ढालपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिमला में आज प्रचार किया। प्रचार के आखिरी दिन वो शिमला पहुंचे थे और चुनाव प्रचार करते नजर आए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो हिमाचल में डटी हुई हैं। प्रियंका गांधी आज सोलन पहुंची थी। सोलन शिमला संसदीय सीट में ही आता है और यहां प्रियंका गांधी ने आज रोड शो भी किया है। इंडी गठबंधन के अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता भी इस रोड शो का हिस्सा बने हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करते नजर आए हैं। नादौन में उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और स्थानीय लोगों से संवाद किया है। आज आखिरी दिन तमाम नेता अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आए हैं और अब चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्वाचन विभाग के मुताबिक अब प्रत्याशियों के लिए किसी भी तरह की जनसभा और लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। वहीं एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा आज से लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक और फिर नतीजों वाले दिन 4 जून को भी ड्राई डे घोषित किया गया है। विभाग के आदेशों में यह भी कहा गया है कि बाहरी निर्वाचन क्षेत्रों से आए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, स्टार प्रचारक और कार्यकर्ता तुरंत क्षेत्र से बाहर चले जाएं और आदेशों का पालन करें। तो मतदान में अब बस 1 दिन का वक्त बचा है। 1 जून को सुबह मतदान की शुरुआत होगी और फिर 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 संसदीय सीटें हैं और इसके अलावा 6 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं। प्रत्याशियों की बात करें तो चारों संसदीय सीटों पर कुल 37 प्रत्याशियों में इस बार मुकाबला होने जा रहा है। नामांकन वापसी की अगर बात करें तो इस प्रक्रिया के दौरान शिमला संसदीय सीट से 3 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए थे। इसके अलावा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भी नामांकन वापसी के दौरान 4 प्रत्याशियों ने अपने अपने जो नामांकन है वो वापस लिए हैं। उधर कांगड़ा सीट से भी एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया था, जिसके बाद चुनावी जंग वहां पर अब स्पष्ट होती नजर आ रही है। 6 विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 4 प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन वापस लिए थे और उसके अलावा उपचुनावों के लिए कुल 25 प्रत्याशियों में चुनावी मुकाबला इन 6 विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा, जहां पर ये उपचुनाव बाई इलेक्शन होने वाले हैं। 1 जून को इसके लिए वोटिंग होनी है। उधर हमीरपुर और मंडी सीट से कोई नामांकन वापस नहीं हुआ है। ये दोनों ही सीटें हॉट सीटें हिमाचल में मानी जा रही हैं। खासकर इन आम चुनावों की अगर बात करें, हमीरपुर का जिक्र करें तो कुल 12 प्रत्याशियों के बीच चुनावी मुकाबला इस बार होने जा रहा है, जबकि मंडी सीट जो कि हॉट सीट है
यहां पर 10 चुनावी प्रत्याशियों में मुकाबला होगा। कंगना रनौत इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह। कांगड़ा सीट का अगर जिक्र करें तो यहां पर चुनावी मैदान में कुल 10 उम्मीदवारों में चुनावी टक्कर इस बार होती नजर आ रही है। इसके अलावा सुजानपुर और गगरेट में बाई इलेक्शन उपचुनाव हो रहा है। यहां पर दो प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए थे, जिसके बाद यहां भी अब मुकाबला कड़ा होता नजर आ रहा है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पोलिंग पार्टियां तैयार है, पोलिंग बूथ तैयार है, सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है और मतदाता भी तैयार नजर आ रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने भी लोगों से बढ़ चढ़कर इस चुनाव में मतदान करने की अपील की है और साथ ही दूरदर्शन से खास बातचीत में यह दावा किया है कि मतदान को लेकर सभी तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं और मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। 1 जून को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान होना है। अब क्योंकि प्रचार थम गया है, हमारे साथ इस वक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग जी हैं। सर, प्रचार थम गया है, अब मतदान होना है, किस तरह की तैयारियां हैं अभी तक की, अगर बात करें चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग और डिपार्टमेंट द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज हमारे पोलिंग पार्टीज़ का पार्शियली डिस्पैच हो गया है और कल जो कुछ पार्टीज़ का कल डिस्पैच होगा, 1300 पार्टीज़ की डिस्पैच कल होगी और 7,992 पोलिंग स्टेशंस को क्या तैयार कर लिया गया है और सभी जो सूचनाएं आदान प्रदान करने का हमारा जो कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म है वो भी हमने पोर्टल और उसका मोबाइल ऐप जो है वो टेस्ट कर लिया है, ट्रायल कर लिया है और उसी के थ्रू हम लोग ये सूचनाएं प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेनिंग भी, लास्ट ट्रेनिंग पिछले कल हो गई है पोलिंग पार्टीज़ और आज जो है वो आज और कल जैसे जैसे डिस्पैच हो रहे हैं तो वो अपने पोस्टल बैलेट्स भी कास्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग वेन्यू पे या फिर ARO ऑफिस में। सो इसी प्रकार जो है वो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस की वो भी कंप्लीट हो गई है। सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्सेस वी हैव गॉट सभी पोलिंग स्टेशंस, स्ट्रॉन्ग रूम्स, काउंटिंग सेंटर्स को कवर करने के लिए और जो एनफोर्समेंट मेजर्स रिक्वायर्ड हैं वो लास्ट 48 आवर्स में उनको और सख्त किया जा गया है। इसके अलावा सर, पोस्टल बैलेट का क्या स्टेटस है, कितना मतदान उसके माध्यम से हुआ है और क्या कुछ अभी चल रहा है? देखिए, जो होम वोटिंग वाला जो रहता है उसमें ऑलमोस्ट 95% हमारी पोलिंग हो गई है और दो बार भी गए हैं हमारी पोलिंग टीम्स लोगों के घर पे जिन्होंने अप्लाई किया था, जो एलिजिबल थे और 95% तक ये पोलिंग हो गई है ऑलरेडी। और जो दूसरे ETPBS जो सर्विस वोटर्स के हैं वो सभी समय से डिस्पैच और डाउनलोड हो गए हैं तो वो अब प्राप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ के पोलिंग पार्टीज़ के जो पोस्टल बैलेट्स हैं और एसेंशियल सर्विसेज वाले वो भी हमारे एसेंशियल सर्विसेज तो कंप्लीट हो गया है और बाकी जो पोलिंग पार्टीज़, पुलिस पर्सनल, अदर स्टाफ ऑन इलेक्शन ड्यूटी, उनके पोलिंग जो है वो हमने 23rd, 24th को भी करवाई थी और अभी 29th को भी करवाई है और 30th, 31st को भी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए है पोलिंग करने के लिए जिन्होंने समय पे अप्लाई कर दिया और उनका PB इशू हो गया है। पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की सुविधाएं इस बार मतदाताओं को मिलेंगी, किस तरह के इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं? पोलिंग स्टेशन पे सभी तरह की जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ कमीशन द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं वो सभी उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट्स हैं, रैम्प्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है और फर्नीचर वगैरह है। सो ये सभी जो तैयारियां हैं सभी पोलिंग स्टेशंस पे ये मिलेंगी। जो गर्म एरियाज़ हैं उसमें इन एडिशन मेडिकल किट्स, ORS किट्स और शेड का प्रोविज़न भी वहाँ पे किया गया है। सर, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी काफ़ी अभियान आपने छेड़ा है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने का आपका एक लक्ष्य था, 414 जो आपने पोलिंग स्टेशन किए थे जहां पर कम मत प्रतिशत था, क्या लग रहा है इस बार बढ़ेगा? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली बढ़ेगा और जैसे पास्ट इलेक्शंस में हिमाचल में हमेशा बढ़ा है मतदान प्रतिशत, इस बार भी अवश्य बढ़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
सर, मतदाताओं से भी कोई अपील करना चाहेंगे कि आप मतदान के लिए आगे हैं? मतदाताओं से यही अपील है कि आप लोग 1 जून को अवश्य ही मतदान के लिए आगे आएँ। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक का टाइम है और सफिशिएंट टाइम है, और आप आके अपना मत का प्रयोग करें और एक इन्फॉर्म्ड वोटिंग करें। आप KYC ऐप में कैंडिडेट्स की डिटेल देख सकते हैं, और उसके ज़रिए और वोटर हेल्पलाइन ऐप में आप अपना पोलिंग स्टेशन की लोकेशन भी देख सकते हैं, BLO का डिटेल्स भी पता कर सकते हैं। तो पूरा प्रयास है कि इस मतदान आपका सुविधाजनक हो, और मेरी यही अपील रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में आके आप लोग मतदान करें। तो ये थे मनीष गर्ग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो इंतजाम है मतदान को लेकर, 1 जून को लेकर, वो कर लिए गए हैं। पोलिंग पार्टीज रवाना कर ली गई हैं। इसके अलावा इन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और मतदान के लिए जो है वो घरों से बाहर निकलें। शिमला से DD न्यूज़ के लिए योगराज शर्मा। भारत में साल 1951 और 52 में पहले आम चुनाव हुए थे। आज का चुनाव और उस वक्त का चुनाव आपस में बहुत ज़्यादा अलग है। आज के दौर में जिस तरह का चुनाव हम आप देखते हैं, देश का पहला चुनाव इससे बिल्कुल अलग था। इसके चुनावी खर्च की बात करें तो चुनावी खर्च की सीमा भी चुनावी प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा पहले से तय होती है। कौन प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है, कहां कहां खर्च कर सकता है, किन चीज़ों पर खर्च कर सकता है और क्या क्या खर्चा चुनावी प्रचार के खर्च में शामिल होता है, इसके भी कुछ तय मानक है। चुनाव आयोग अपने पर्यवेक्षकों के जरिए और राज्य व केंद्रीय एजेंसियों के जरिए चुनाव में किए जा रहे खर्चे पर नजर रखता है। राजनीतिक दलों पर तो कोई बंदिश नहीं है, लेकिन लोकसभा के प्रत्याशियों के खर्च की सीमा 95 लाख और विधानसभा के प्रत्याशियों की सीमा 40 लाख है। कुछ छोटे राज्यों में खर्च की सीमा लोकसभा के लिए 75 लाख और विधानसभा के लिए 28 लाख भी तय की गई है। चुनाव आयोग प्रत्याशियों की बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों और पोस्टरों पर खर्च करने की कानूनी इजाजत देता है। चुनाव खत्म होने के 30 दिनों के अंदर अंदर हर प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना जरूरी होता है। साल 1951-52 के पहले चुनाव में एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा 25,000 रुपए थी, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में ये सीमा 10,000 रखी गई थी। साल 1971 में इसमें बदलाव हुआ और ज्यादातर राज्यों में चुनावी खर्च की सीमा को 35,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया था। इसमें करीब करीब हर चुनाव में संशोधन होता है, क्योंकि चुनावी खर्च की सीमा पर जनसंख्या, महंगाई और इसके अलावा भी कई अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। तो 1 जून को होने वाले मतदान के लिए चुनावी तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासकर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र है। साथ ही साथ हर आने जाने वाले पर भी नज़र रखी जा रही है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर निर्वाचन आयोग और पुलिस विभाग की पूरी नज़र है। इसे लेकर दूरदर्शन संवाददाता प्रियंका गौतम ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा से खास बातचीत की है। प्रदेश में 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हुई और उसके बाद लगातार प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। लगातार कोशिशें की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। पुलिस विभाग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है चुनाव प्रक्रिया को सहज और सरल बनाने के लिए, जानेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा जी से। सर, कितना तैयार पुलिस विभाग है आगामी जो चुनाव आने वाले हैं और अभी जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, खास तौर पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको लेकर कितनी तैयारी की जा रही है? पूरी तरह तैयार है। जो भी गाइडलाइंस हैं और पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे बॉर्डर्स में नेबरिंग स्टेट से जितना भी है आने जाने का, उसमें फोर्स लगी हुई है हमारी तरफ से एंड सारी चेकिंग्स हो रही। सर, कितने जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बाहरी प्रदेश से हिमाचल में आएंगे और जो हिमाचल प्रदेश से बाहरी प्रदेशों में जा रहे हैं? अभी तो थोड़े बहुत लगे हैं। हिमाचल पुलिस के जो SSTs हैं, FSTs हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आ गए हैं, उनके गाइडेंस में जो लगे हुए हैं। बाकी धीरे धीरे इलेक्शन जैसे नज़दीक आएगा, जब पोलिंग का टाइम आएगा, 80% लगभग हिमाचल पुलिस फोर्स लग जाएगी। 2 कंपनीज अभी पैरामिलिट्री की आ चुकी हैं, बाकी 65 कंपनीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टोटल। NTPS के तहत कितने केसेस जो है वो पुलिस विभाग में दर्ज हुए हैं?
इस पीरियड में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है उसमें लगभग 400 केसेस रजिस्टर हो गए। सर, चुनावी बेला है और ऐसे में गैर कानूनी तरीके से जो लेन देन का प्रचलन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप जो पुलिस विभाग है हिमाचल प्रदेश का, उसमें अभी तक कितनी जो करेंसी है वो जब्त की है? लगभग 50 लाख जब्त हुई है। उसके अलावा 38 FIRs हुए हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, बाकी चीज़ें भी हुई हैं। और एक्साइज़ के केसेस बहुत हुए। NDPS का तो आपको बता ही दिया। एक्साइज़ के लगभग 1000 केसेस हुए हैं इस पीरियड में। और NDPS में कुछ में बड़े कैच हुए हैं, जैसे कि सोलन पुलिस ने 38 kgs चरस एक रिकवरी की है एंड 2000 ग्राम से ज़्यादा टोटल हेरोइन रिकवरी हुई है। सो ओवरऑल ठीक है परफॉर्मेंस अभी तक की परफॉर्मेंस अच्छी है। सर, इसके अलावा जो आपका साइबर सेल है पुलिस विभाग का, वो सोशल मीडिया पर किस तरह से मॉनिटर कर रहा है? सो हमें टाइम पे कंप्लेंट मिलता है, एग्जामिन करते हैं और कोई आपत्तिजनक पोस्ट होता है तो उसको हम हटाने की कार्रवाई करते हैं। 2 केस में हमने किया अभी तक कोई ऐसा मामला जो प्रदेश में आया हो जो बड़ा ही अनोखा आपको लगा हो कि इस तरह का मामला हुआ? नहीं, कोई ऐसा मामला अनोखा नहीं है एंड वी होप कि आगे भी सारा पीसफुली और सारा अच्छे तरीके से जो हमारे प्रदेश का ट्रेडिशन रहा है उस हिसाब से इलेक्शन संपन्न हो जाएंगे। तो ये थे प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, जिनका कहना है कि प्रदेश पुलिस जो है वो पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया को सहज सरल बनाने के लिए तैयार है और पूरी तैयारियां जो है वो पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर की गई है। कैमरामैन ऋषिपाल के साथ DD न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम। इन आम चुनावों में इस बार हिमाचल की 57 लाख से ज्यादा की जनता अपने मत का, अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रही है। पिछले 5 सालों में प्रदेश में करीब 3,80,000 से भी ज्यादा नए मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या भी प्रदेश में 37,000 से पार पहुंच गई है। 1 जून को 57,11,969 मतदाता करेंगे मतदान। 2019 में 53,30,154 मतदाता थे पंजीकृत। प्रदेश में 5 सालों में मतदाताओं की संख्या में 3,81,000 का इजाफा। नए मतदाताओं में 2019 की तुलना में 19,285 की वृद्धि। 28,48,326 पुरुष मतदाता हैं शामिल। 27,97,218 महिला मतदाता। 35 थर्ड जेंडर अपने मत का करेंगे इस्तेमाल। 66,390 सर्विस वोटर शामिल। 2019 में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 37,852 थी और आज 2024 में यह आंकड़ा पहुंचा 57,775। प्रदेश में है 1,254 शतायु मतदाता। 85 वर्ष से अधिक आयु के 60,835 मतदाता हैं। तो चुनाव आयोग की कोशिश रहती है कि बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने वोट करने के लिए जो अधिकार उनका वोट का है उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाते हैं और लोगों से अपील भी की जाती है। इस बार भी निर्वाचन विभाग की तरफ से इसे लेकर अलग अलग तरह के अभियान चलाए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए प्रदेश में साइकिलिस्ट जसप्रीत पाल को स्टेट इलेक्शन आइकॉन बनाया है, जो प्रदेश भर में साइकिल पर सफर तय करके लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जसप्रीत पाल अब चंबा पहुंचे हैं और चंबा में दूरदर्शन संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की है। लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जहां राज्य निर्वाचन विभाग जुटा हुआ है, वहीं हमारे साथ मौजूद है जसप्रीत जी। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने अपना सफ़र किस तरह से शुरू किया और क्या क्या चुनौतियाँ उन्हें इस दौरान आई। आज मैं चंबा पहुंचा हूं। मेरी जो ये वाली जर्नी है, जो मेरे को स्टेट आइकन बनाया है, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो CEO साहब हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें खरा उतर सकूँ और उनको बता सकूँ कि आइकॉन की क्या भूमिका रहती है। क्या जसप्रीत जी, क्या आपने कहाँ से सफ़र अपना शुरू किया और कहाँ कहाँ होके अब आप चंबा पहुँचे? ये वाली मेरी एक्सपेडिशन मंडी से स्टार्ट हुई थी और ये मंडी से भरमौर तक की एक्सपेडिशन है, जिसमें हम 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट को मैंने कवर कर लिया है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को मैंने कवर कर लिया है और कल मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गया था, सियोता और बनीखेत में, और अभी मैं चंबा शहर में पहुंचा हूं।
तो जितने भी रास्ते में हमें कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, नर्सिंग कॉलेजेस, सबको मैंने एड्रेस किया है, क्योंकि मेन फोकस हमारा यूथ पे है। यूथ अगर आगे बढ़ेगा मतदान के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को चुनाव आयोग ने अपना आइकन बनाया है। हर एक युवा, हर एक व्यक्ति अपने आप में आइकन है। वो इसमें अपनी भूमिका और अपनी भागीदारी ये जो हमारा महापर्व चल रहा है उसमें सुनिश्चित कर सकता है। कितने किलोमीटर का आपका ये सफ़र है साइकिल? अभी सर जो मैंने पहली एक्सपीडिशन की थी वो 630 किलोमीटर की थी, जो शिमला से तशीगंग की थी, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है। वहाँ पे जाके उसमें भी मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया था, शिमला डिस्ट्रिक्ट को, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को और लाहौल स्पीति को। लोगों को वहाँ पे मोटिवेट किया, जागरूक किया, सभी वर्गों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, लेबर से लेके बसेस में पैम्पलेट्स बताया वोटिंग का हमारे लोकतंत्र के लिए और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए क्या महत्व है। जैसे मेरे को निर्वाचन विभाग ने डायरेक्शन दी थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम किया है। तो क्या रिस्पांस मिला आपको लोगों को? इस दौरान आप लोगों के बीच गए तो क्या लोग किस तरह उत्साहित हैं लोकसभा के इन चुनावों को लेके? जैसा कि उन्होंने मेरे को देखा कि मैं साइकिल पे राइड कर रहा हूँ और बड़ी हैरानी हुई उनको कि मैं साइकिल पे चला हुआ हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी चंबा का मौसम बिल्कुल उलट है। यहाँ पे कितनी गर्मी है और वहाँ स्पीति और किन्नौर में मौसम ठंडा था, तो वहाँ राइड करना थोड़ा सा आसान था, बट वो एल्टीट्यूड था इसलिए वो चैलेंजिंग था। यहाँ पे राइड करना आसान है, बट यहाँ पे चैलेंज ये है कि सूरज बहुत तेज चमक रहा है, तो ये चैलेंज है यहाँ पे। बाकी लोगों का जैसे आप कह रहे हैं कि क्या रिस्पांस था, लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई, उनसे वार्तालाप हुई और वो बहुत उन्होंने मेरे को प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने मेरे को इंश्योर किया कि वो इसमें अपनी पूरी भागीदारी और दूसरों को भी साथ में मोटिवेट करेंगे। जो मैंने उनको मैसेज दिया, जो मेरे को चुनाव विभाग ने मैसेज दिया था, वो मैंने उन तक पहुंचाया और उनका काम था कि वो आगे अपने वार्डों में, अपने गांव में, अपनी पंचायत में सर्कुलेट करें। तो आप किस जिला के रहने वाले हैं और आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश जो है इन चुनावों में किस तरह की भूमिका अपनी निभा सकता है? सर मैं मंडी ज़िला से हूँ और मैं मंडी शहर का रहने वाला हूँ। जैसा कि आपने बोला कि हिमाचल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा हिमाचल हर क्षेत्र में नंबर 1 है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को जो लोगों का, क्योंकि यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, सबको पता है कि वोटिंग का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या महत्व है। मेरे को नहीं लगता कि हमें किसी को पर्टिकुलर गाइड करने की ज़रूरत है, लोग खुद समझदार हैं। और जो मेरे को अपनी जर्नी में रिस्पांस मिला, मैं औरों का तो नहीं कह सकता, जहाँ भी मेरी इंटरेक्शन हुई, जहाँ पे भी मेरी मीटिंग्स हुई, चाहे वो यूथ के साथ हुई या महिला वर्ग के साथ हुई या बुज़ुर्गों के साथ हुई, मेरे को उन्होंने 100% इंश्योर किया कि वो वोटिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और दूसरों को भी अपने साथ इस मुहिम में जोड़ेंगे। इस तरह से आपको चुनाव आइकन बनाया गया, तो निर्वाचन विभाग की भी आपसे बहुत सी अपेक्षाएँ हैं, तो आप इस पर किस तरह से खरा उतरेंगे? सर उन्होंने जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेवारी वाला काम है। आप कहते हैं ना कि कंधों पे आपके बोझ डाल दिए, वो बोझ नहीं है, बट वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें मैंने खुद को प्रूफ करके दिखाया है कि साइकिल से लोगों के बीच में भी पहुंचा जा सकता है। उससे एक मैसेज ये है कि अगर मैं साइकिल से भरी गर्मी में और भरी सर्दी में, जैसे कि स्पीति में अभी स्नो सीज़न चल रहा है, अभी भी वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, ठंड है वहाँ पे अभी, अगर मैं साइकिल से लोगों के बीच में पहुँच सकता हूँ तो शायद मेरे को नहीं लगता कि इसमें लोगों को कोई हिचक होगी कि वो अपने घर के नज़दीक मतदान केंद्र तक ना पहुँच सकें। तो मेरे को पूरी आशा है कि वो ज़रूर पहुँचेंगे और शायद इंस्पायर होंगे। प्लस मैंने अपनी एक्सपेडिशंस के माध्यम से मैंने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ने के लिए, अपनी दिनचर्या में लाने के लिए, इस चीज़ के लिए भी प्रेरित किया है। तो आपने देखा कि राज्य चुनाव आइकन जसप्रीत पाल किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, खासकर उनका ध्यान युवा वर्ग की ओर है और युवाओं को उन्होंने इस तरह प्रेरित किया है कि वह इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाएं। डीडी न्यूज़ के लिए जिला चंबा से विकास ठाकुर। हिंदुस्तान में पिछले करीब 75 सालों से चुनाव हो रहे हैं। देश का चुनावी इतिहास चुनावी किस्सों से भरा पड़ा है और जनादेश के इस सेगमेंट में अब जानते हैं आज का चुनावी किस्सा।
चुनावी किस्से में आज हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में कि सबसे पहले इसे कहां इस्तेमाल किया गया था। भारत के लोकतंत्र को निष्पक्ष चुनाव के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग भी चुनाव प्रक्रिया में लगातार सुधार करता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले केरल के पारूर में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चुनाव में मतदान की प्रक्रिया में अहम योगदान रहा है। ईवीएम का प्रोटोटाइप हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 1979 में विकसित किया गया था। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। चुनाव में ईवीएम का डिजाइन और प्रयोग वैश्विक लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ईवीएम ने चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता, तेजी और स्वीकार्यता प्रदान की है। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर रोक लगा दी, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संशोधन होने तक के लिए ही था। 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होने के बाद ईवीएम का प्रयोग 15 मार्च 1989 से फिर से शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कल्पना सबसे पहले चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त एस.एल. शकधर द्वारा की गई थी। तो चुनावी दौर का ये सिलसिला लगातार जारी है। देश में एक बार फिर लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया को ये मिसाल है, मेरे भारत का संविधान है। पूरी दुनिया को ये मिसाल है, मेरे भारत का संविधान है। वोट करो, मतदान करो, मतदान करो सब लोग। 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 तो जनादेश की ये सीरीज अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है। 1 जून को मतदान होना है और 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित होने हैं। नतीजों वाले दिन भी जनादेश की पूरी टीम आप तक पहुंचाएगी पल पल का अपडेट। सबसे तेज चुनावी रुझान और सबसे तेज चुनावी नतीजे आप तक पहुंचाएगा डीडी न्यूज़ हिमाचल। तो 4 जून को बने रहिएगा दूरदर्शन के साथ दिन भर लगातार। अभी के लिए जनादेश के आज के इस अंक में इतना ही। कल शाम 7:30 बजे जनादेश का एक और अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।